एनीमे की स्टार्टिंग में हमें वैन के बारे में बताया जाता है, जो कि पहले एक बोरिंग सा ऑफिस वर्कर होता है और अपनी जिंदगी बस ऑफिस और घर तक ही सीमित रखता था। लेकिन एक दिन जब वो उठता है तो वो खुद को एक 2 साल के बच्चे के रूप में पाता है और वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने छोटे हाथों को देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और तुरंत रूम में इधर उधर देखने लगता है। उसके बाद वो विंडो के पास आ जाता है और बाहर का मिडीवल कैसल और सिटी को देखकर बिल्कुल मिसमराइज हो जाता है। तभी उसकी मैट टील वहाँ पर आ जाती है और उसे तुरंत पीछे खींच लेती है, क्योंकि वो समझाती है कि वैन गिर सकता है। वैन उससे कहता है कि वो बस बाहर का नजारा देख रहा था और खुद को रोक नहीं पाया। टिल ये देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि एक छोटा सा बच्चा इतना स्मार्ट बातें कैसे कर रहा है। तभी वैन को कुछ पुरानी बातें याद आती है और वो बताता है कि उसका नाम वैन नेफेरिटो है और उसके फादर मैरिक्यू जेल्पा। और ये सुनकर टिल बहुत ही हैरान हो जाती है कि सब कुछ याद कर रहा है। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जहाँ पर मेट्स उसे खाना खिला रही होती है और वैन को ये सब अटेंशन काफी पसंद आता है। तभी उसके फादर जेल्पा आते हैं और सबसे पूछते हैं कि आज क्या करोगे। वैन के भाई अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हैं और जब वैन से पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो बेसिक से स्टार्ट करेगा और अपने देश की हिस्ट्री और कल्चर सीखेगा। ये सुनकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन जेल्पा खुश हो जाता है और सोचता है कि वैन भी एक टैलेंटेड मेज बनेगा। वैन को पता होता है कि इस दुनिया में अलग अलग मैजिक होती है, लेकिन सबसे पावरफुल फायर, वाटर, विंड और अर्थ माना जाता है और बाकी मैजिक को लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। बाद में वैन टिल से दुनिया के बारे में और सीखता रहता है और ये जानकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है कि यहाँ पर एल्व्स और ड्वार्फ्स जैसे अलग अलग स्पीसीज भी रहती है। जब मेट्स उसको रोकने की कोशिश करती है तो वैन टिल से कहता है कि उनकी बात को इग्नोर करे और फिर वो उससे मैजिक टूल्स के बारे में भी पूछता है, जिस पर टिल बताती है कि मैजिक क्रिस्टल और स्पेशल स्टोन के अंदर मैजिक स्टोर करके उनसे पावरफुल टूल बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जब वैन बेसिक चीजें सीख रहा होता है तभी ओल्ड बटलर स्पार्टा उसके सामने बहुत ही सारी बुक्स को रख देता है और कहता है कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये देखना जरूरी है कि तुम्हें पहले से कितना आता है। वैन उसकी डरावनी सी मूंछ को देखकर थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि मुझे भी प्रॉपर्ली पढ़ना नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत मैथ्स तो आती है। तब स्पार्टा उसे एक सिंपल सा सवाल पूछता है कि 3 + 5 कितना होता है। वैन बिना फिंगर्स का यूज किए तुरंत आंसर दे देता है, जिसे देखकर स्पार्टा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो वैन को खुद पर्सनली पढ़ाएगा। ये सुनते ही वैन समझ जाता है कि अब उसकी लाइफ मुश्किल होने वाली है और सच में स्पार्टा उसे सुबह से शाम तक पढ़ाता रहता है। लेकिन इसी वजह से वैन सिर्फ कुछ ही हफ्तों में पढ़ना और लिखना सीख जाता है। उसके बाद वो और मेहनत करता है और जब वो 4 साल का होता है तब उसकी शॉर्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले वो टील के साथ प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसकी एक भी अटैक को हिट नहीं कर पाता और थक कर नीचे बैठ जाता है और तब टील उसका मजाक उड़ाती है। वैन गुस्से में उसके पीछे भागता है, लेकिन बाकी मेट्स टील को पकड़ लेती है और वैन से कहती है कि उसे पनिश करो, लेकिन वैन कहता है कि कोई बात नहीं। फिर भी मेट्स फोर्स करती है तो वैन हल्का सा उसके फोरहेड पर टैप कर देता है और कहता है कि बस इतना ही पनिशमेंट काफी है। उसके बाद 1 साल तक वैन सिर्फ शॉर्ट ट्रेनिंग पर ही फोकस करता रहता है और 5 साल की एज तक वो बड़े स्टूडेंट को भी हरा देता है, क्योंकि उनके अटैक सिंपल होते हैं और वैन का दिमाग काफी तेज होता है। सब लोग उसे जीनियस समझने लगते हैं और ये देखकर और भी हैरान होते हैं कि वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है। तभी एक दिन नाइट्स का डिप्टी कमांडर डी वहाँ पर आता है और वैन का हाथ चेक करता है। वो देखते हैं कि वैन के हाथ बिल्कुल स्मूथ हैं और उसमें प्रैक्टिस के मार्क्स भी नहीं है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि बिना प्रैक्टिस के ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। वैन उससे कहता है कि वो पढ़ाई में बिजी रहता है, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता। तब डी कैजुअली कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट को ऑर्डर मिला है कि वो वैन की पढ़ाई को और भी ज्यादा टफ बना दे। ये बात को सुनकर वैन को काफी ज्यादा शौक लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पढ़ाई इतनी टफ क्यों थी। तभी डी उससे पूछते है कि क्या तुम स्वॉर्ड फाइटिंग सीखना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी सी कम करवा सकता हूँ। वैन कहता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ स्वॉर्ड स्किल को भी इम्प्रूव करना चाहता है। ये सुनकर डी डिसाइड करता है कि वो वैन को खुद ट्रेन करेगा और कहता है कि उसके साथ इजी रहेगा, क्योंकि वो अभी बच्चा है। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ होती है, क्योंकि डी की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद भी वैन अपनी न्यू लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। 1 साल के बाद 6 साल का वैन अपने पूरे एरिया में जीनियस के नाम से जानने लगता है, लेकिन उसकी लाइफ सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग तक ही सीमित हो जाती है, जिससे कि वो बहुत ही थक जाता है। इसलिए एक दिन वो टिल से कहता है कि मुझे बाहर जाना है। उसके बाद टिल उसे 2 नाइट्स के साथ मार्केट ले जाता है, जहाँ पर वैन अलग अलग शॉप को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी एक बड़ी बिल्डिंग देखता है और टिल बताती है कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके ब्रांच पूरे देश में है। वैन ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि एक छोटे लड़के को घसीट कर लेकर जा रहा होता है। वो लड़का काफी बुरी हालात में होता है, जिसे देखकर वैन को बहुत ही बुरा लगता है। जब वैन उसके बारे में पूछता है तो वो आदमी गुस्से में कहता है कि वो अपने बेटे को बेचने के लिए जा रहा है। ये सुनकर वैन बिल्कुल शॉक हो जाता है। तब टिल उससे बताती है कि इस दुनिया में गरीब लोग पैसे के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। वैन ये सुनकर अंदर से हिल जाता है, लेकिन तभी एक लेडी वहाँ पर आती है और वैन को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। टिल उसे बताती है कि उनके मालिक का छोटा बेटा ही है। वो लेडी अपना नाम रोसाली बताती है और कहती है कि वो एक बड़ी कंपनी से है। वैन तुरंत उससे पूछते है कि उस लड़के की प्राइस क्या होगी। रोसाली उस लड़के को देखकर उसके फादर से पूछती है क्या उसके पास कोई मैजिक पावर है। वो आदमी कहता है कि उसके पास चोरी करने वाली मैजिक है। इस पर रोसाली कहती है कि इसकी कीमत सिर्फ कुछ सिल्वर कॉइन ही होगी। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को मारने लगता है। रोसाली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे ले जाने लगता है ताकि कहीं और ज्यादा पैसे मिल सके। तभी अचानक वैन उस लड़के को खरीदने के लिए 5 सिल्वर कॉइन का ऑफर करता है। वो आदमी मजबूरी में उसकी बात को मान लेता है और वैन उस लड़के को आजाद करके उसे उठाता है और उसका नाम पूछता है। वो लड़का
का अपना नाम कॉम बताता है और वैन उससे कहता है कि अब तुम फ्री हो, जहाँ चाहे जा सकते हो। लेकिन टिल उससे पूछती है जब तुमने इसे खरीदा है तो इसे जाने क्यों दे रहे हो। वैन कहता है कि मैं बस इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर उसे पता चलता है कि कॉम के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वैन उसे अपने साथ मेंशन ले जाने का डिसाइड करता है। लेकिन नाइट्स कहते हैं कि बिना आइडेंटिटी के किसी को मेंशन में नहीं लेकर जाया जा सकता, इसलिए इसे स्लेव बनाकर लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनकर वैन को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो स्लेवरी को पसंद नहीं करता, पर कॉम के मान जाने पर वो मजबूरी में ये प्लान को फॉलो कर लेता है। तभी रोसाली आती है और कहती कि पहले स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो। वो दोनों के हाथ को पकड़कर एक मैजिक स्पेल का यूज करती है, जिससे कि कॉम के हाथ पर एक मार्क बन जाता है जो बताता है कि अब वैन के सर्विस में। उसके बाद वैन कॉम को मेंशन ले जाता है और धीरे धीरे वो एक रॉयल और टैलेंटेड सर्वेंट बन जाता है। एक दिन कॉम वैन को बताता है कि डी उसे ढूंढ रहा है, तो वैन उसे एक कुकी देकर कहता है कि बोल देना मैं यहाँ पर नहीं हूँ। कॉम मान जाता है लेकिन कहता है कि डी को ऑलरेडी पता है। फिर भी वैन उससे कहता है कि कोई ना कोई बहाना बना देना। तब वैन नोटिस करता है कि कॉम ने वो ग्लव्स नहीं पहने जो उसने दिए थे। कॉम कहता है कि वो अपना स्लेव मार्क सभी को दिखाना चाहता है क्योंकि वो वैन की सर्विस का प्रूफ है, लेकिन वैन के कहने पर वो तुरंत ग्लव्स को पहन लेता है। तभी डी वहाँ पर आ जाता है और कॉम बाहर जाकर कहता है कि वैन यहाँ पर नहीं है। डी कहता है कि किसी ने उसे अंदर जाते हुए देखा है, पर कॉम उल्टा उसी पर डाउट कर रहा होता है। डी उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वैन की जगह पर कॉम को ट्रेनिंग करेगा। 2 साल के बाद वैन 8 साल का हो जाता है और अब उसका अप्राइजल सेरेमनी का टाइम आ जाता है। सबको उससे बहुत ही उम्मीद होती है क्योंकि वो जीनियस होने के साथ साथ सबके साथ बहुत ही अच्छा भी है। उसके फादर को भी लगता है कि उसे फायर मैजिक मिलेगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सब बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि वैन को प्रोडक्शन मैजिक मिलती है, जिससे नोबल सबसे बेकार मैजिक मानते हैं क्योंकि इससे सिर्फ चीजें बनाई जा सकती है और लोग सोचते हैं कि ये काम बिना मैजिक के भी हो सकता है। इसीलिए वैन के फादर भी उसे देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद जालमा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों पावरफुल मैजेस थे और मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि हमारा बेटा इतनी वीक मैजिक का मालिक हो। इतना क्या करो अपनी सोर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि मुझे पहले ही गलती से उधार लेनी चाहिए थी। ये देखकर वैन डर के मारे जम जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे। तभी उसका बड़ा भाई मुर्गा बीच में आ जाता है और वैन को बचाता है। वो जेलमा को सजेस्ट करता है कि हमारे पास एक दूर का विलेज है जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो क्यों ना वैन को वहाँ पर भेजकर उसे डेवलप करवाया जाए। जेलमा ये सुनकर उसे डिटेल में बताने को कहता है। मुर्गा बताता है कि उस विलेज में सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं और वहाँ पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। ऊपर से नॉर्थ साइड पर डेंजरस मॉन्स्टर और पास में दूसरे नोबल का एरिया भी है और उसके आगे राइवल किंगडम भी है, जिससे की सिचुएशन और भी रिस्की हो जाती है। ये सब सुनकर जालमा को प्लान पसंद आ जाता है क्योंकि वो विलेज अभी नया है और वहाँ के लोग उनके लिए लॉयल भी नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वैन को वहाँ पर भेजना ही सही रहेगा। वो मुर्गा की तारीफ करता है और वैन से कहता है कि जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाओ। सबके जाने के बाद मुर्गा वैन से माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वैन उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली। मुर्गा प्रॉमिस करता है कि वो वैन की हेल्प करेगा ताकि वो वहाँ से अच्छे से रह सके। उसके बाद वैन अपना सामान पैक करने लगता है और टिल इस बात पर गुस्सा होती है कि उसे इतनी दूर भेजा जा रहा है, लेकिन वैन कहता है कि वो एक्चुअली इस बात से बहुत ही खुश है क्योंकि वहाँ पर उसे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा। जब वो निकलने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने नाइट को साथ भेजने से मना कर दिया है, इसलिए मुर्गा ने कुछ एडवेंचरस को अरेंज किया है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। पहले तो सिर्फ कॉम को साथ ले जाने की परमिशन थी, लेकिन मुर्गा की वजह से अब टिल भी उसके साथ जा रही होती है। तभी अचानक से डी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो भी वैन के साथ जाएगा ताकि उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे। ये सुनकर वैन बिल्कुल खुश नहीं होता और कहता है कि फादर ने मना किया है, लेकिन डी कहता है कि उसे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला और अपने 2 नाइट के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद सिर्फ डी ही नहीं बल्कि स्पार्टा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने मेंशन से रिटायरमेंट ले ली है और अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि मैं तुम्हें पढ़ाता रहूं। जैसे ही कैरे चलती है वैन थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसके फादर ने उसके चुपके से भेजने का प्लान बनाया था, इसलिए वो अपने फैमिली स्टेटस भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन बाहर पूरा सिटी उसे फेयरवेल देने के लिए खड़ा होता है क्योंकि नाइट्स ने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए होते हैं और ये देखकर वैन बहुत ही शौक हो जाता है। लेकिन सब लोग उसे अलविदा कहते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो वापस जरूर आएगा। आगे जाते हुए वैन अपनी प्रोडक्शन मैजिक को टेस्ट करता है और एक छोटी सी लड़की को सोर्ड में चेंज कर देता है। ये देखकर टिल और कॉम बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वैन कहता है कि वो बस अपनी मैजिक का सही यूज समझना चाहता है। थोड़ी देर के बाद वो विलेज के पास पहुंचने वाले होते हैं और वैन काफी एक्साइटेड होता है। वो कॉम से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ की लाइफ पसंद ना है तो तुम वापस से जा सकते हो, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी हटा दूंगा। लेकिन कॉम मना कर देता है और कहता है कि वो आखिर तक वैन के साथ ही रहेगा। ये सुनकर वैन थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से कैरी रुक जाती है और वैन बाहर देखने जाता है। वहाँ पर पता चलता है कि विलेज पर बैंडिट्स ने अटैक कर दिया है। डी बताता है कि वो बैंडिट्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और विलेजर उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उनकी संख्या भी बहुत ही ज्यादा है और वो एरो से अटैक कर रहे होते हैं, इसलिए डी कहता है कि हमें मिलकर उनसे फाइट करनी होगी, तभी उन्हें भगाया जा सकता है। तभी एडवेंचरस का लीडर और तो फाइट करने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसका काम सिर्फ वैन को सेफली विलेज तक पहुंचाना है और अपने लोगों को रिस्क में नहीं डालना चाहता। इस पर डी कहता है कि विलेजर्स अब वैन के अंडर आने वाले हैं, इसलिए उन्हें बचाना जरूरी है। लेकिन ऑर्थो सीधा मना कर देता है और कहता है कि वो नाइट नहीं है, इसलिए उसकी सोच अलग है। डी के पास अब कोई भी जवाब नहीं होता। वो डिसाइड करता है कि वो खुद नाइट के साथ बैंडिट से लड़ेगा। वो ये भी कहता है कि अगर कुछ हो जाए तो वैन को वापस सिटी ले जाना। तभी स्पार्टा सबको रोकता है और कहता है कि वो भी एक पावरफुल मेज है और वो हेल्प करेगा। वो एक प्लान बताता है
है जिसमें कि वो वॉल बनाएंगे और बाकी लोग दूर से अटैक करेंगे और नाइट्स साइड से अटैक करेंगे। इससे बैंडिट्स कंफ्यूज हो जाएंगे और भाग जाएंगे। वैन पूछते है कि क्या वो खुद फाइट करेगा, तो स्पार्टा हाँ कहता है और ये सुनकर वैन कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है और वो मर सकता है। लेकिन स्पार्टा कहता है कि वो अपनी लाइफ ऐसे ही खत्म करना चाहता है। वैन ये सुनकर मना कर देता है और कहता है कि वो किसी को मरने नहीं देगा। तो वैन एक नया प्लान बताता है और कहता है कि वो खुद डिकोय बनेगा। ये सुनकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं और टिल तुरंत मना कर देती है। कॉम भी उसकी जगह लेने की बात करता है, लेकिन वैन कहता है कि वो किसी अपने को खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो खुद ही ये करेगा। उसका प्लान होता है कि वो कैरेज लीडर सीधा बैंडिट्स पर अटैक करेंगे, जिससे कि सबका ध्यान उस पर चला जाएगा और बाकी लोग साइड से अटैक कर देंगे। डी कहता है कि ये बहुत ही रिस्की है, पर वैन कहता है कि उसने उसी से ट्रेनिंग ली है, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा और अगर मर भी गया तो अपने लोगों के लिए मरना एक नोबल के लिए सबसे बड़ी बात होती है। इतना क्या है, वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और रेडी हो जाता है। वैन की बातों को सुनकर औरतों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। उसे याद आता है कि पहले वो नोबल को आर्गुमेंट समझता था, लेकिन जब वैन ने उसे रिस्पेक्ट दिया था तभी उसका ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हो गया था। और अब जब वो वैन को अपनी जान रिस्क में डालते हुए देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो भी फाइट करेगा। वैन उसे समझाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए औरतों कहता है कि वो एक बच्चे को अकेला लड़ने नहीं दे सकता। उसके साथी भी उसकी बात को मान लेते हैं और डी भी आगे बढ़कर कहता है कि वो अपने लॉर्ड को अकेला रिस्क में नहीं डालना चाहता। तभी स्पार्टा एक नया प्लान बताता है और तुरंत एक बड़ी सी मिट्टी का वॉल क्रिएट कर देता है। वो सबको कहता है कि साइड से अटैक करो, जबकि कुछ वॉल के पीछे से एरो चलाएंगे। प्लान स्टार्ट होते ही सब लोग एक्शन में आ जाते हैं और एडवेंचरस एरो से बैंडिट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और डी और नाइट साइड से अटैक कर देते हैं। औरतों और उसके साथी भी फाइट को ज्वाइन करते हैं। डी का पावरफुल ऑरा देखकर बैंडिट्स डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन उनका लीडर सीधा वॉल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता रहता है। तभी वैन उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और स्मार्ट मूव से उसे गिरा देता है। उसके बाद कॉम भी फाइट में आ जाता है और फाइनल अटैक देकर उस बैंडिट लीडर को खत्म कर देता है। इसके बाद बाकी सब बैंडिट्स को पकड़ने के लिए जाते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं होता। ये देखकर औरतों बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट है। अब वो सोचने लगता है कि वैन में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और अपनी टीम से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर रुककर उनके साथ काम करना चाहेगा। लेकिन उसमें से आधे लोग कहते हैं कि यहाँ पर पैसे कम है, इसलिए वो नहीं रुकना चाहते। लेकिन औरतों की कोर टीम वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि उन्होंने वैन की स्ट्रेंथ खुद देखी होती है। उन्हें लगता है कि वैन कोई आम लड़का नहीं है और फ्यूचर में वो बहुत ही कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए वो उसके साथ रहने का डिसाइड करते हैं। इधर टिल वैन को डांटती है कि उसने अपनी जान रिस्क में क्यों डाली और कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो खुद आगे जाएगी। तभी डी आता है और बताता है कि विलेजर्स गेट पर वेट कर रहे हैं। वैन कॉन्फिडेंट होकर विलेज के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का हाल देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि विलेज काफी वीक और बेकार कंडीशन में होता है। विलेज चीफ उसका वेलकम करता है और उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। वैन तुरंत पूछता है कि क्या यहाँ पर पहले भी अटैक हुआ था। चीफ कहता है कि इस साल कई बार अटैक हो चुका है और रीजन बताता है कि पहले यहाँ पर नाइट्स गार्ड करते थे, लेकिन अब कोई भी ध्यान नहीं देता। वैन इस बात के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन विलेजर्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि नोबल्स उनकी परवाह नहीं करते। वैन उन्हें समझाता है कि ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें सोल्यूशन सोचना चाहिए। वो कहता है कि या तो विलेज को इतनी वैल्यूएबल बनाओ कि सब ध्यान दे, या इतना पैसा कमाओ कि खुद ही प्रोटेक्शन कर सको, या फिर मिलकर विलेज को स्ट्रॉन्ग बनाओ। विलेजर्स कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तब वैन कहता है कि अब सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि अब उनका नया लॉर्ड आ चुका है, लेकिन विलेजर्स उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अभी बच्चा है। तभी स्पार्टा और डी आगे आते हैं और अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। ये देखकर विलेजर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। फिर चीफ वैन से पूछते हैं कि क्या उसके पास पावरफुल मैजिक है। तब वैन सीधा कहता है कि उसके पास सिर्फ प्रोटेक्शन मैजिक है और वो कॉम्बैट में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सुनते ही विलेजर्स थोड़े से उदास हो जाते हैं और वैन को भी थोड़ा सा बुरा लगता है। तभी एक विलेजर टैक्स के बारे में पूछता है और कहता है कि अभी 30% देना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। इस पर वैन तुरंत टैक्स कम करके 10% कर देता है, जिससे कि विलेजर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वैन कहता है कि सबसे पहले हमें विलेज की सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। वो स्पार्टा से पूछते हैं कि क्या वो जो वॉल बनाता है वो परमानेंट होती है। स्पार्टा कहता है कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है, फिर मिट्टी बन जाती है। तो वैन डिसाइड करता है कि बाद में स्ट्रॉन्ग वॉल बनाएगा, लेकिन अभी के लिए स्पार्टा से वॉल बनवाने को कहता है और तुरंत एक बड़ी सी वॉल विलेज के अराउंड बन जाती है, जिसे देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वैन ट्रैप्स और पिटफॉल्स लगाने की बात करता है और डी कहता है कि वो ये काम संभाल लेगा। फिर वैन सब विलेजर से कहता है कि अगर सब मिलकर काम करे तो ये विलेज जल्दी बेटर बन सकता है। उसके बाद वैन जंगल में जाकर अपनी प्रोडक्शन मैजिक टेस्ट करता है। वो एक लकड़ी उठाता है और उसे अपनी मैजिक से तोड़कर पतले थ्रेड्स में बदल देता है, फिर उन्हें जोड़कर एक स्ट्रॉन्ग सा ब्लॉक बना देता है। टिल और कॉम उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वैन कहता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तभी औरतो भी वहाँ पर आता है और उस ब्लॉक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पावरफुल अटैक भी उस ब्लॉक को डैमेज नहीं कर पाता। ये देखकर सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वैन और भी चीजें बनाता है और उसे बिल्कुल थकान नहीं होती। वो आसानी से वुड से एक स्वॉर्ड भी बना लेता है। वो आसानी से वुड से एक स्वॉर्ड भी बना देता है। कॉम उस स्वॉर्ड को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, तो वैन उसे गिफ्ट कर देता है। फिर टिल भी उसे देखने लगती है, तो वैन उसे भी एक एक्स दे देता है, लेकिन टिल उस एक्स को देखकर बहुत ही खुश नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा स्कैरी डिजाइन का होता है। उस रात जब टिल और कॉम सो रहे होते हैं, हम वैन को देखते हैं जो कि कैंप फायर के पास बैठा होता है और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वो काफी थक चुका होता है। ट्रेवल और फाइट की वजह से वो ऊपर से कई दिनों से नहाया भी नहीं होता, इसलिए वो काफी गंदा फील कर रहा होता है। वैन सोचता है कि अगर मुझे इस विलेज को ठीक करना है तो सबसे पहले बेसिक फैसिलिटी बनानी होगी।